इंडिया अभी तक एक परफेक्ट इकोनॉमिक फेज में था। हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन, जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं गोल्डी लॉक फेज बोलते हैं। लेकिन अब एक नया डेंजर आ रहा है, जिसे हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ऑल्दो आज ही अनाउंस हुआ कि सीज फायर हो गया है 2 वीक के लिए, बट जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $100 तो ऑलरेडी क्रॉस कर रहे हैं। रुपी प्रेशर में है, 95 पर डॉलर हो ही चुका है। और इन्फ्लेशन जो कि एक्सपेक्टेड है कि 6% के ऊपर जा सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आरबीआई क्या करे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए या ग्रोथ बचाए। रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें रेट्स तो स्टेगनेंट रहे। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिटेल में ये समझाऊंगा कैसे ग्लोबल शॉक्स इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं और आरबीआई के पास एक्चुअल में कितने लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और अगर आप इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं कहीं, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपको काफी अंडरस्टैंडिंग देगा कि कैसे इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है और कैसे आरबीआई जो है वो सबसे ज्यादा टफेस्ट पॉलिसी चॉइस उसके सामने जो 2026 में है। तो सबसे बड़ा कंसर्न जो है उसको हम सबसे पहले एड्रेस करते हैं। द बिग कंसर्न, इंडियाज गोल्डीलॉक फेज अंडर थ्रेट। अब ये जो फेज है ना वो आसानी से नहीं आता, सालों की मेहनत से आता है। काफी समय लगता है तब जाके इंडियन इकोनॉमी इस सिचुएशन पे आ पाती है, क्योंकि हम काफी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, एटलीस्ट इनपुट्स में। पिछले वीडियो में जो कल अपलोड हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कैसे फर्टिलाइजर और इनपुट्स के बारे में। उससे पहले मैंने आपको पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके बारे में समझाया था, कैसे इंडिया नेविगेट करते हुए ऑयल की जो रिजर्व्स है उनको यूज कर रहा है। तो इस तरह से हमको समझना होगा कि कैसे ये गोल्डी लॉक फेज है, जो कि रेयर है हमारे लिए, बट इस वॉर की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। अब इंडिया ने रिसेंटली एंजॉय किया रेयर गोल्डी लॉक फेज, जो कि होता है हाई ग्रोथ रेट जिसमें जीडीपी अच्छी खासी ग्रो हो और इन्फ्लेशन लो रहे। तो लगभग अगर आपको पता है कि आरबीआई को जो इन्फ्लेशन है वो 4% तक मेंटेन करना है। इसमें 2 to 6% का मार्जिन होता है, मतलब 2% नीचे और 6% ऊपर तक हम जा सकते हैं। तो गोल्डीलॉक जोन का सिंपल सा मतलब है नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मतलब परफेक्टली बैलेंस्ड इकोनॉमी। जो कि ग्रोथ थी हमारी लगभग 7 से 7.5% के आसपास चली आ रही थी, जिसे हम वन ऑफ द हाईएस्ट कहते हैं ग्लोबली, स्पेशली इतनी बड़ी इकोनॉमी और इमर्जिंग इकोनॉमी में। तो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन, इससे क्या होता है, एक रेयर सिचुएशन होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर वो महंगी हो जाए तो देश में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने समझा कि इंडिया के पास दोनों चीज कंट्रोल में थी, बट अभी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से ये चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन जो कि अगर ग्लोबल किसी ग्लोबल कंडीशन की वजह से हो रहा है और वो डोमेस्टिक डिमांड की वजह से नहीं हो रहा, उसे हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। मतलब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कॉज बाय एक्सटर्नल और ग्लोबल फैक्टर्स, नॉट बाय डोमेस्टिक, लाइक नॉट बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, इफ ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, इफ फर्टिलाइजर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, एक और इनपुट है, और एनी अदर रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, उनके प्राइस बढ़ जाए। अब इन्फ्लेशन का ये मानना है कि 6% से ऊपर ये बढ़ने की ट्रेजेक्टरी रखता है, तो जो कि अपर टॉलरेंस बैंड है आरबीआई का, है ना, अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो 2016 में सरकार और आरबीआई के बीच में हुआ था। उसमें ये डिसाइड होता है कि 4% इन्फ्लेशन का टारगेट रखेगी आरबीआई। अभी इसी को 2026 से 2031 तक के पीरियड के लिए भी बढ़ा दिया गया है। तो मतलब अगले 5 साल भी यही टारगेट रहने वाला है। अब जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है वो बताया वो अंडर प्रेशर है ना। अभी हाल ही में न्यूज़ भी आई है, उसके लिए मैं कल आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कैसे जीडीपी ग्रोथ और बाकी चीजें अफेक्ट कर रही हैं, है ना। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का रिस्क बढ़ जाता है। क्यों मैटर करता है, क्योंकि जो इंपोर्टेड शॉक्स है ना वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करे। तो इसीलिए जो इंपोर्टेड शॉक्स हैं उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता। आरबीआई किसको कंट्रोल कर सकता है, आरबीआई कंट्रोल कर सकता है इंटरेस्ट रेट्स को।
आरबीआई कंट्रोल कर सकता है मनी की लिक्विडिटी को और रुपए की लिक्विडिटी को। बट आरबीआई ना कि ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है, ना तो वॉर को कंट्रोल कर सकता है, ना ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने की बात है कि इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट हो रही है। ठीक है। इन सिंपल सेंस क्या मतलब है यहाँ का, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंटरनल वीकनेस की वजह से नहीं हो रही है ना, बीइंग टेस्टेड नॉट बाय डोमेस्टिक वीकनेस बट बाय ग्लोबल शॉक्स। इसका क्या मतलब है कि आपके, अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो आपके पर्सनल खर्चे होते हैं कुछ, वो खर्चे हैं, क्यों, वो खर्चे ऐसा नहीं है कि आपकी खुद की वजह से हो रहे हैं, बट सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर का रेंट बढ़ जाए, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके एरिया में रेंट बढ़ जाए, आप जहाँ कॉलेज में रहते हैं वहां के पास के पीजी का रेंट बढ़ जाए, अब इकोनॉमी के लिए तो ठीक है ना, पर आपके लिए ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सो वैसे ही इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर सोचेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जो कि रूट है प्रॉब्लम का, मतलब सारी समस्या की जो जड़ है वो ऑयल शॉक है। क्रूड ऑयल अबव $100 पर बैरल पहुंच गया है ना। क्यों हो रहा है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहे हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई चोक हो रही है। अब ऑयल का क्या है, वाई ऑयल मैटर सो मच फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ऑयल क्यों, क्योंकि इंडिया 85 to 88% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, मतलब इंडिया कंज्यूम ज्यादा करता है, पर इंडिया में उतना ऑयल निकलता नहीं है। तो जब जमीन से निकलेगा नहीं तो जहां की जमीन से निकल रहा है वहां से हम इंपोर्ट करेंगे। तो वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, उसमें से काफी सारा वेस्ट एशिया से आता है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ठीक है। अब ऑयल से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। आप देखेंगे देश में जितने भी ट्रक्स चल रहे हैं है ना, ये सब इम्पैक्ट करते हैं, डीजल प्राइस बढ़ जाएगा तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लॉजिस्टिक आजकल कितना इंपॉर्टेंट है, आप देखो जितना ई कॉमर्स चल रहा है वो सब लॉजिस्टिक्स की वजह से चल रहा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, ये सब इसी की वजह से चल रहा है। हमारा बेसिक आइटम्स जो होते हैं है ना, वेजिटेबल्स हो गए, फूड हो गए, ये सारी चीजें, पेरिशेबल आइटम्स हो गए, मिल्क, वो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। तो फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो भी आपका खर्चा बढ़ जाएगा है ना। तो इंडिया एक हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, जब ये चीज होती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पूरे देश पे दिखता है। फर्टिलाइजर की बात करूं तो गैस बेस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी है ना, क्योंकि अब हम उसको कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंक्रीज करेंगे या रिप्लेस करेंगे, जैसा भी होगा। फर्टिलाइजर के ऊपर मैंने कल पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ जाएगी है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एनर्जी लगती है, वो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अगेन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, उससे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। हाउस होल्ड इन्फ्लेशन की बात करूं तो जो ऑफिस आप डेली जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे। आप वैन से बसेस से जाते हैं उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। एलपीजी पे खाना बनाते हैं उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। इस सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है किसका, मल्टीप्लायर इफेक्ट है ऑयल शॉक्स का, मतलब ऑयल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। आपने मेरा इन्फ्लेशन का लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दो तरीके के इन्फ्लेशन बताए थे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है मतलब ऑयल बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ी तो मतलब वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ गए, वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ गए मतलब सीपीआई जो कि इन्फ्लेशन का पैरामीटर है जिससे इन्फ्लेशन नापती है और आरबीआई इसको फॉलो करती है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, तो वो भी बढ़ जाएगी। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर कोविड के टाइम की भी बात करूं तो जो ऑयल प्राइसेस थे ना वो लोअर देन टुडे ऑयल प्राइसेस, मतलब उस टाइम ऑयल प्राइसेस 2020 में लगभग $40 पर बैरल पहुंच गए थे। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। और कुछ जानकारों का कहना था कि अगर ये वॉर लंबी चलती रही, जो कि अभी तो सीज फायर हो गया 2 वीक्स के लिए, उसमें भी सीज फायर पे भरोसा नहीं है, क्योंकि एक तरफा ही बयान आ रहे हैं, इसराइल ने तो नहीं कहा कि हमने सीज फायर किया है। तो आज की तो यही अपडेट है ना। अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो $100 पहुंच गया तो काफी ज्यादा रिस्क है। यही सेम रिस्क हमने 1973 में देखी थी ग्लोबल इन्फ्लेशन में, जो अमेरिकन इकोनॉमी ने भी फेस किया था। यही सेम ऑयल स्पाइक हमने 2008 की क्राइसिस में भी देखा था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था ऑयल स्पाइक की वजह से है ना। तो इंडिया इज लाइक द बिगेस्ट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ट्रिगर, इंडिया के लिए ऑयल ही सबसे बड़ा ट्रिगर है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो ईरान की वॉर जो है कॉजिंग बिगेस्ट एवर ऑयल मार्केट डिसरप्शन, ये आईईए ने कहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल सप्लाई ऑफ ऑयल है ना, तो यहाँ से डिफरेंस देख सकते हैं, और गल्फ प्रोड्यूसर क्रूड ऑयल सप्लाई भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से एस्टिमेट बनाए जा रहे हैं है ना, जुलाई 2026 की किसी है ना, जून 2026
मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, तो आप चीजें यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि डेटा भी सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कैसे इकोनॉमी में स्प्रेड होता है। सबसे पहली चीज है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब जो कॉस्ट है असेंशियल्स की बढ़ जाएगी, जैसे कि फ्यूल की, फर्टिलाइजर की, दवाइयों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सबकी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, मतलब सेम पैसा आपकी जेब में बराबर है और खर्चे बढ़ गए, तो जो आपकी परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो आप लग्जरी पे कम, नेसेसिटीज पे ज्यादा खर्च करोगे, हो सकता है नेसेसिटीज के लिए पैसे भी कम पड़ जाए। फिर प्रेशर किस पे आएगा, डोमेस्टिक डिमांड पे भी प्रेशर आएगा, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड भी कम होती हुई हमको नजर आएगी। जैसे परचेसिंग पावर का एक सिंपल सा एग्जांपल है, 1,000 रुपए में पहले आप 10 आइटम खरीदते थे, अब 1,000 रुपए में मान लीजिए 7 या 8 आइटम आते हैं। डिमांड की बात करूं तो कंजम्पशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि लोग अब, तीन तरह की डिमांड होती है ना, ट्रांजैक्शनरी, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव, ये हमने कीन्स में पढ़ा है। तो जो प्रिकॉशनरी है, अब लोग बचाने उस सेंस में जाएंगे कि क्राइसिस कितनी लंबी चलेगी, हमें नहीं पता कब तक चीजें ठीक होंगी। ऑल्दो इंडिया में थैंक्स टू द गवर्नमेंट हमने इतना कुछ नहीं देखा इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्री। मैं सिर्फ अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप जापान की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की भी देखेंगे, तो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको काफी सारे एग्जांपल्स उसके दिए भी थे। तो जब डोमेस्टिक डिमांड कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, लोग कम कपड़ा खरीदेंगे, लोग मूवी कम जाएंगे, बाहर कम खाएंगे, तो उससे बिजनेसेस की ग्रोथ भी कम होगी, है ना। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी। लास्ट आता है हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जो भी चीज बन रही है इनपुट सबकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपका भी कोई इनपुट है, वो ट्रक से आ रहा है, बस से आ रहा है, किसी से भी आता है, लेबर है, लेबर की मूवमेंट है, तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फर्म्स जो है वो अब आउटपुट को रिड्यूस करेंगे, है ना, या फिर प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो प्राइसेस बढ़ाएंगे तो अगेन परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हर्ट करेगा ही करेगा। अब इसको किससे देख रहा है, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हमको देखने को मिल रही है, हेल्थ केयर के इनपुट्स हैं उस पे भी, और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, ये तीनों चीजों के एग्जांपल है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया। डिसरप्शन का सिंपल सा मतलब है, एक जगह से कोई चीज मूव कर रही है और वहां पे अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाए और वो चीज मूव ना हो पाए, उसे हम सप्लाई चेन डिसरप्शन कहते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करूं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट में सिंपल सेंस क्या है, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ना। व्हाट डज इट मीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट पुश की। मतलब जब कॉस्ट साइड से ये चीज पुश हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सप्लाई चेन डिसरप्शन देखा, कॉस्ट पुश होने से डिमांड स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि हर चीज इनपुट तरफ से महंगी हुई है, फिर ग्रोथ का रिस्क बढ़ जाता है। वैसे ही बात करें, जैसे ये डिमांड को कंप्रेस कर देता है। इन्फ्लेशन टुडे इज नॉट जस्ट अ प्राइस इशू, इट्स अ सप्लाई चेन इशू। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो और ज्यादा मांगेंगे, पर चीजें सही से पहुंच नहीं पा रही हैं, है ना। जैसे कि 2021 में हुआ था, 2021 में क्या हुआ था, चिप शॉर्टेज हो गई थी, तो कार की जो प्राइसेस थी ना वो बढ़ गई थी ग्लोबली, चिप शॉर्टेज की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी हैं, इनपुट है, बट आप देख सकते हैं कि पूरे मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। फिर करेंसी और कैपिटल फ्लोज और एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार रुपये में डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है ना। ऑल्दो ये डेटा नया नहीं है, आप देख सकते हैं ये 2008 के आसपास से 2022 तक का है। अभी तो रुपये लगभग 95 पर डॉलर पहुंच ही गया था, है ना। तो डिप्रिसिएशन लगातार हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि जब मैंने नवंबर में जो वीडियो बनाए थे उसमें बोला था कि उस टाइम वो एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर रहा था, बट अभी जो रुपी है उसमें हमें इंपोर्ट्स में ज्यादा हर्ट कर रहा है, क्योंकि हमको इंपोर्ट करनी है नेसेसिटी और वो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन के दो कारण है यहाँ पे। पहला है यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना, है ना, और यूएस में ज्यादा रिटर्न मिलना, तो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। और एफपीआई आउटफ्लो हो रहा है, मतलब जो इंडिया में बाहर के इन्वेस्टर्स थे वो अब इंडिया से पैसा निकाल के यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होगी वो स्टेबल करेंसी की तरफ, और जो हार्ड करेंसी होती है, मतलब जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा रहता है, वो उनकी तरफ ज्यादा झुकाव होता है और इन्वेस्टमेंट भी उधर ही जाता है। फिर एफपीआई आउटफ्लो की बात करूं तो लगभग $1 ट्रिलियन का आउटफ्लो हमको देखने को मिला है, मतलब इतना पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पुल किया है इंडियन मार्केट से, क्योंकि बेटर रिटर्न मिल रहा है यूएस में और ग्लोबली अनसर्टेनिटी है। फिर हम एक्सटर्नल रिस्क की बात करते हैं, है ना। सबसे पहला करंट अकाउंट डेफिसिट। सो करंट अकाउंट डेफिसिट में वाइडन, मतलब करंट अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से होता है, तो ज्यादा इंपोर्ट करेंगे ज्यादा डेफिसिट बढ़ेगा, और सेम इंपोर्ट महंगे में करेंगे तो भी डेफिसिट बढ़ेगा।
जो रेमिटांसेस थे वो 50 बिलियन के आसपास गल्फ से आते थे, पर अब गल्फ की इकोनॉमी स्लो हो रही है ना। जो इंडिया के लोग थे गल्फ में काम करते थे वो वापस इंडिया आ रहे हैं। कई सारे मेरे ही रिलेटिव्स हैं जो दुबई में रहते थे, बट वो अब इंडिया में ही हैं, मतलब काम कर रहे हैं भले ही, बट इकोनॉमी स्लो डाउन तो देखने को मिलेगा ही। फिर आरबीआई ने क्या किया इसके लिए, कैप ऑन बैंक फॉरेक्स पोजीशन, मतलब एक कैप लगा दी, एक सीलिंग लगा दी, टॉप लिमिट, कि भाई इतना ही फॉरेक्स आप अपने पास रख सकते हो जिससे कि वो रुपये को स्टेबलाइज कर सके। ठीक है। फिर करेंसी स्टेबिलिटी इज नाउ अ फ्रंट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इसी तरह से हम बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, हिस्टोरिकल एग्जांपल 2013 में भी टेपर टेंट्रम हुआ था, है ना, रुपये क्रैश हो गया था और इन्फ्लेशन सर्ज हो गया था। अभी इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि यूएस, यूके, सिंगापुर अब टॉप सेंडर्स बन गए रेमिटांसेस से। रेमिटांसेस का सिंपल सा मतलब है, कोई भी इंसान इंडिया से बाहर काम कर रहा है और वो पैसे इंडिया में भेज रहा है। ठीक है। जैसे आप अगर बाहर गए पढ़ने या कमाने, आप अपने पेरेंट्स को पैसे भेजोगे तो आप डॉलर में भेजोगे, तो इंडिया के पास डॉलर आएंगे। पर आपके पेरेंट्स वो डॉलर तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो वो डॉलर जाएगा आरबीआई के पास, और आरबीआई उस डॉलर के बदले आपके पेरेंट्स को रुपी दे देगा। तो जितना इन्फ्लो बढ़ेगा उतना देश को डॉलर मिलेगा, और डॉलर हमारे रिजर्व्स में भी काम आता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सिग्नलिंग शिफ्ट हुआ है क्या से, ब्लू कॉलर गल्फ जॉब से और व्हाइट कॉलर एडवांस इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं इंडियंस की जो कंडीशन है बाहर वो बेहतर हुई है। और लास्ट में फटाफट बात कर लेते हैं आरबीआई पॉलिसी डायलेमा। क्या करना है आरबीआई को, ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, ये डायलेमा हमेशा आरबीआई के सामने रहता है। और जहां तक आरबीआई हमेशा इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी देता है, कहीं ना कहीं ग्रोथ को सेक्रीफाइस करते हुए। आज देखते हैं वो भी वही चीज है। सो आरबीआई फेसेस अ टाइट बैलेंसिंग एक्ट, मतलब कंट्रोल करो इन्फ्लेशन को या ग्रोथ को सपोर्ट करो। तो ग्रोथ को सपोर्ट कैसे होगा, रेट रिड्यूस करके, बट रिसेंटली अभी तो रेट सेम ही रखें, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट इंक्रीज करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डायलेमा रहता है ना। ये ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। अब क्या एक्सपेक्टेड है भाई, कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी कोई मेजर रेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेट हाइक करोगे तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, है ना। और इन्फ्लेशन को देखते हुए, डेटा को देखते हुए, जब अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होगी तो मुझे नहीं लगता उसमें भी कोई चेंज होगा। उसके बाद डेटा तब तक अपन देख के बताएंगे, क्योंकि अभी तो पूरे पूरे 2 महीने हैं। सपोर्ट किसको जरूरत है, एमएसएमई और एनबीएफसी को। तो इन दोनों को टारगेटेड सपोर्ट देने की है, क्योंकि लिक्विडिटी और रेगुलेटरी टूल्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज करना, जिसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको आरबीआई अभी आसानी से यूज कर रहा है। अभी आपने पढ़ा भी होगा, तो 2 लाख करोड़ के आसपास लिक्विडिटी इंजेक्ट की गई है मार्केट में, जिससे कि, है ना, क्रेडिट की शॉर्टेज ना हो। फिस्कल एंगल की तरफ से देखते हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट की जिससे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके। तो पेट्रोल का प्राइस वही है। तो जब पेट्रोल के प्राइस कम हुए थे तब सरकार ने टैक्स कम नहीं किया था, टैक्स कलेक्ट करती गई थी। पर जब आज प्राइस बढ़ गए हैं तो वही टैक्स को कम करके जो लोगों को तक, मतलब महंगाई की मार है वो नहीं पहुंच रही है। ठीक है। तो ये अच्छा साइन है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स रेट को एज अ बफर यूज कर रही है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में सिंपल है कि फिस्कल फिस्कल डेफिसिट का रिस्क बड़ा है, बट हम इसको फिस्कल डेफिसिट को उस तरह से भी देख सकते हैं जैसे कि ऑफ बोरोइंग, है ना, मतलब बजट से बाहर जो फिस्कल डेफिसिट है। और कैसे बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स रेट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी बोरोइंग बढ़ जाएगी। मतलब सरकार के लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है इस चीज में। फिर हायर बोरोइंग मतलब इंटरेस्ट रेट का प्रेशर भी बढ़ेगा, तो जब सरकार भी मार्केट से पैसा उठाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम बचेगा, जिसे हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें, लोअर रेवेन्यू, हायर फिस्कल डेफिसिट, ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये ट्रेड ऑफ चलने वाला है थोड़े दिन, है ना। अभी अगर ग्लोबली हम बात करें तो यूएस ने भी, फेड ने भी रेट बढ़ा दिए, यूरोपियन यूनियन ने भी टाइटनिंग शुरू कर दी, है ना, प्लस सब्सिडीज भी दे रहा है उन सेक्टर्स को। इंडिया हमेशा बैलेंस और टारगेटेड चीजें चल रहा है। तो आरबीआई इज नॉट चूजिंग कि क्या सही है और क्या गलत है ना। आरबीआई क्या चूज कर रहा है इस समय, कि खराब ऑप्शन कौन सा है और कौन सा कम खराब है, मतलब देर आर, बोथ आर बैड, बट किससे नुकसान कम होने वाला है। तो अगर सिंपल सी चीज है, फाइनल टेक अवे में यही है कि पॉलिसी टुडे इज अबाउट मैनेजिंग ट्रेड ऑफ्स, नॉट चूजिंग परफेक्ट सॉल्यूशन। तो आज इंडिया एक बिगेस्ट इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, जो कि हमने हमारी कंट्री में नहीं क्रिएट हुई है, इंपोर्टेड है, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड है, पर उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील कर रहे हैं। तो
आई सैल्यूट टू आवर पॉलिसी मेकर्स एंड द गवर्नमेंट टू टेक दैट स्टांस। वहीं हम देखें, एक ग्लोबल सिनेरियो है, मतलब ये सिर्फ एक सरकार का काम नहीं है, पूरी दुनिया इससे स्ट्रगल कर रही है, और उस स्ट्रगल में इंडिया आसानी से नेविगेट कर रहा है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।